हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावे स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग आज ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का टॉपिक है यूज ऑफ मैनी, हाउ मैनी, हाउ मच, देयर, इट, इज मेड ऑफ और इज मेड ऑफ फ्रॉम। या यह कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग हाउ मैनी, हाउ मच, इज, इट, इज मेड ऑफ और इज मेड फ्रॉम का आज हम लोग इसका प्रयोग पढ़ेंगे, कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले हम हाउ मैनी, यानी कि हाउ मैनी मीन्स क्या होता है। हाउ मैनी मीन्स होता है कितना, यानी कि जब भी कोई चीज़ गिनी जा सके, जो काउंटेबल हो, जिसको गिना जा सके, वहाँ पर हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। और जो गिना न जा सके या उसको तौला जा सके तो वहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। देयर का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ पर कोई चीज़ पाई जाए, जहाँ किसी चीज़ का होना पाया जाए, न होना पाया जाए, वहाँ पर देयर का हम प्रयोग करते हैं। इट का प्रयोग समय दर्शाने के लिए या मौसम की जानकारी के लिए, जहाँ पर मौसम से संबंधित अगर कोई चीज़ दिया जाता है तो वहाँ पर इट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें कर्ता जो सब्जेक्ट होता है वह स्पष्ट नहीं होता है, उसके जगह पर हम इट का प्रयोग करते हैं। इज मेड ऑफ, इज मेड ऑफ का मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ से बनाई जाए। कोई वस्तु जो है दूसरी वस्तु से अगर बनाई जाती है तो वहाँ पर मेड ऑफ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वही चीज़ दिखनी चाहिए। मेड ऑफ का प्रयोग ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर कोई चीज़ दूसरी चीज़ से बनाई गई हो, लेकिन वह चीज़ जो है प्रतीत हो, जो जिससे बनाई जा सके। और यह है इज मेड ऑफ, मेड फ्रॉम। मेड फ्रॉम का मतलब ऐसी चीज़ जो दूसरी चीज़ से बनाई गई हो, लेकिन वह बिल्कुल उस चीज़ को जिससे बनाई गई हो दिखे नहीं। यानी कि जहाँ पर दूसरी चीज़ पहली चीज़ से बनाई गई हो वह दिखे नहीं, वहाँ पर इज मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और जहाँ पर जब दूसरी चीज़ बनाई जाती है और वह दिखने लगे उसी चीज़ से बनाई गई है तो वहाँ पर इज मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं हाउ मैनी का प्रयोग। पहले इसके सेंटेंसेस के बारे में हम लोग आज देखते हैं। सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं। हाउ मैनी, हाउ मैनी का प्रयोग में किस प्रकार का सेंटेंस आता है। जैसे दे दिया गया है, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। रुपए यानी एक काउंटेबल है, इसको गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। तो तुम्हारे पास कितने रुपए हैं। हाउ मैनी रुपीज हैव यू, हैव यू, हाउ मैनी रुपीज हैव यू। इसको हम दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं। हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव, इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है। इस दुकान में कितने दरवाजे हैं। गिनने योग्य है, गिना जा सकता है। इस दुकान में कितने दरवाजे हैं, तो हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। हाउ मैनी डोर्स। और जब भी हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं तो उससे संबंधित नाउन या प्रोनाउन भी लिखते हैं, उससे संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उसको लिखा जाता है। जैसे हाउ मैनी डोर, कितने दरवाजे हैं, कितने दरवाजे हैं, हाउ मैनी डोर। कितने रुपए हैं, हाउ मैनी रुपीज। उससे संबंधित हम नाउन को भी लिखते हैं। तो हाउ मैनी डोर, हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन द शॉप, इन दिस शॉप। हाउ मैनी डोर्स आर देयर इन दिस शॉप, यानी इस दुकान में कितने दरवाजे हैं। देयर हाउ मैनी का प्रयोग यहाँ पर जहाँ काउंटेबल हो, गिनने योग्य हो, गिना जा सके, वहाँ पर हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। दूसरा हाउ मच। हाउ मच का भी प्रयोग हम उसी तरह करते हैं जिस तरह हम हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंसेस होता है कि यह गिनने लायक नहीं होता, इसको तौला जाता है। जैसे कोई भी चीज़ अगर तौल कर, नाप तौल कर दी जाती है तो वहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं।
जो गिना न जा सके तौला जा सके। जैसे अब तुम्हारे भाई के पास कितने दूध की आवश्यकता है। कितने दूध की आवश्यकता है, दूध तो गिना नहीं जा सकता, तो जो चीज़ गिना नहीं जा सकता वहाँ पर कितना की अंग्रेजी हम हाउ मच से दर्शाते हैं, हाउ मच के रूप में लिखते हैं। तो अब तुम्हारे भाई को कितने दूध की आवश्यकता है, हाउ मच मिल्क डज योर ब्रदर नीड नाउ। हाउ मच मिल्क डज योर ब्रदर नीड नाउ। तो हाउ मच का प्रयोग जहाँ पर गिनने योग्य न हो, नाप तौल हो, तो वहाँ पर हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर गिनने योग्य कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। अगला है देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग हम उस अवस्था में करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ का होना पाया जाए, कोई भी वस्तु होना या न होना पाया जाए, वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। और इसमें भी कर्ता स्पष्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होता है, और इसको हम कहीं कहीं पर देयर के रूप में लिखते हैं। जैसे मेरी कक्षा में 10 लड़कियां हैं, मेरी कक्षा में 10 लड़कियां हैं, तो यहाँ पर कर्ता जो है वह देयर के रूप में लिखा गया है। देयर आर 10 गर्ल्स इन माई क्लास। देयर आर 10 गर्ल्स इन माई क्लास। मेरी कक्षा में 10 लड़कियां हैं, तो यहाँ पर यह होना पाया गया है, यानी कि कक्षा में कितनी लड़कियां हैं, यहाँ पर उस चीज़ को होना या होना पाया जाए, या जब भी कोई चीज़ न होना पाया जाए, ऐसी दशाएं होती हैं तो वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। इसी का दूसरा सेंटेंस है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है और देयर का प्रयोग यानी होना पाया गया है। तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक। देयर आर 7 डेज इन ए वीक। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तीसरा है इसी टाइप का, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। इससे पहले वाले में एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो देयर आर 7 डेज इन ए वीक। और जब भी इस तरह से अगर हाउ मैनी के साथ दिया जाए या कितने शब्द से इसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग कर दिया जाए, तो वहाँ पर भी देयर का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर भी कर्ता स्पष्ट नहीं है। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो हाउ मैनी डेज आर इन ए वीक। हाउ मैनी डेज आर इन ए वीक। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। इट का प्रयोग हम मौसम संबंधित होते हैं या टाइम से संबंधित होते हैं, समय से संबंधित होते हैं। जहाँ पर टाइम यानी समय और मौसम के बारे में दिया गया हो, तो वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं, और कर्ता के रूप में हम इट का प्रयोग यहाँ पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्ता स्पष्ट नहीं होता है। जैसे आज बहुत सर्दी है। आज बहुत सर्दी है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट स्पष्ट नहीं है और मौसम है, सर्दी एक मौसम होता है, तो इसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। आज बहुत सर्दी है, तो इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। अब बारिश हो रही है। नाउ इट इज़ रेनिंग। अब बारिश हो रही है, नाउ इट इज़ रेनिंग। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इट इज रेनिंग टुडे। इस प्रकार भी इसको लिखा जा सकता है, टुडे इट इज रेनिंग नाउ। सॉरी, यहाँ पर नाउ है, नाउ होना चाहिए, क्योंकि अब बारिश हो रही, आज बारिश नहीं हो रही। अगर आज होता तो वहाँ पर टुडे लिखा जाए। अब 4 बजे हैं। नाउ इट इज 4। नाउ इट इज 4। अब जो है 4 बजे हैं, इसको भी इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यह आप ही थे जिसने मुझे बचाया था। यहाँ पर बल देकर यह बात कही जा रही है
जब कोई कथन हम बल देकर कहते हैं तो वहाँ पर भी इट का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर बल दिया जाए, बहुत जोर दिया जाए या प्रभाव वहाँ पर हो उसका, तो वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर भी कर्ता स्पष्ट नहीं होता है। इट वाज यू हु सेव्ड मी, यानी कि यह आप ही थे जिन्होंने मुझे बचाया। इज मेड ऑफ का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ कोई दूसरी चीज़ पहली चीज़ से बनाई गई हो और वह पहली चीज़ दिखाई दे। जैसे कोई लकड़ी की चीज़ से कुर्सी बनाई गई है और यह कुर्सी जब भी बनाई जाती है लकड़ी की तो वह लकड़ी दिखाई देती है। तो जहाँ पर कोई चीज़ दूसरी चीज़ से बनाई गई हो और वह चीज़ प्रतीत हो तो वहाँ पर इज मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, तो दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, क्योंकि लकड़ी की चेयर दिखाई देती है कि यह लकड़ी की है। या यह सिक्का पीतल का बना है, दिस कॉइन इज मेड ऑफ ब्रास। इज मेड फ्रॉम का प्रयोग जैसे कोई दूसरी चीज़ पहली चीज़ से जब बनाई गई हो तो वह पहली चीज़ प्रतीत न हो, केवल दूसरी ही चीज़ प्रतीत हो, दिखाई दे, वहाँ पर इज मेड फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पनीर दूध से बनाया जाता है, जब पनीर बनाते हैं तो वह दूध से बनाया जाता है, लेकिन जब पनीर बन जाता है तो दूध में प्रतीत नहीं होता है, तो पनीर दूध से बनाया जाता है। चीज़ इज मेड फ्रॉम मिल्क, चीज़ इज मेड फ्रॉम मिल्क। या यह मिठाई दूध से बनाई गई है, तो दिस स्वीट इज मेड फ्रॉम मिल्क। तो यहाँ पर जो मिठाई है वह दूध से बनाई गई है, लेकिन वह दूध दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह इज मेड ऑफ या इज मेड फ्रॉम का प्रयोग था। और इसी के साथ हाउ मैनी, हाउ मच, देयर, इट, यह सब भी इसी के साथ हम लोग आज सीखे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।